न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज है। बैरूत में इजराइल की बमबारी से जुड़ी हुई कुछ देर पहले बैरूत में 3 धमाके हुए हैं। हमले में हिज्ब की साइट ध्वस्त हुई है। हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो इजराइल ने लेबनान में बमबारी फिर से इसलिए तेज कर दी है क्योंकि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह को सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही मजबूत कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर नईम कासिम ने ऐसा क्या किया है कि हिजबुल्लाह फिर से शक्तिशाली बन गया है। इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को फिर से खतरनाक बनाने में इस बार सबसे बड़ी भूमिका रही है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की। और किम की मदद से हिजबुल्लाह ने सिर्फ ताकतवर बनकर बल्कि उनके इजराइल के खिलाफ फिर से नई जंग छेड़ने के इरादे भी साफ कर दिए हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने नई जंग छेड़ दी। इजराइल की धरती पर हिजबुल्लाह जबरदस्त हमले कर रहा है। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, उसी ने इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के ये हमले इस बात के प्रमाण हैं कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर, बड़े नेताओं, हथियार डिपो और टनल को खत्म करने का ऐलान किया था। आईडीएफ ने कहा था कि हिजबुल्लाह 90% तक समाप्त हो चुका है, लेकिन जैसे ही दुनिया ने हिजबुल्लाह को खत्म समझा, हिजबुल्लाह एक बार फिर खड़ा हो गया। हिजबुल्लाह की इस ताकत के पीछे रूस और ईरान की बारूदी सप्लाई माना जा रहा था, लेकिन 48 घंटे के अंदर लेबनान में इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस खुलासे के मुताबिक हिजबुल्लाह को दोबारा शक्तिशाली पुतिन और खामेनी ने नहीं बनाया, बल्कि उससे फिर से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने खड़ा किया है। हिजबुल्लाह को उत्तर कोरिया से बारूदी बैकअप मिला, उसकी शक्ति बढ़ी तो उसने इजराइल में फिर से बारूदी वज्रपात शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कफ्र यासिफ में ड्रोन हमला किया। आयरन डोम इस हमले को रोक नहीं पाया। हिजबुल्लाह ने कफ्र किला में विस्फोट कर आईडीएफ की टुकड़ी को खत्म कर दिया। हाइफा में आईडीएफ के नेवल बेस पर हिजबुल्लाह ने नस्र 1 मिसाइलों की बरसात की। हिजबुल्लाह ने इजराइल में 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल ने 4 को इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि एक मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रही। इजराइल के तामरा शहर में हिजबुल्लाह के रॉकेट टारगेट को हिट करने में सफल रहे। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ नई और बड़ी जंग तब छेड़ी जब उत्तर कोरिया ने उसे हथियार
गोला बारूद देकर ताकतवर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हिजबुल्लाह को 50,000 से ज्यादा शेल दिए हैं। इस शेल का नाम है बैंग 122 शेल। हिजबुल्लाह ने इसे अपना नाम दिया है। हिजबुल्लाह अब बैंग 122 से ही हमले कर रहा है, जिसे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। उत्तर कोरिया ने हिजबुल्लाह को फिर से कैसे ताकतवर बनाया, अब इसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया की कंपनी लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए मजबूत और गहरी सुरंगें बना रही है। हिजबुल्लाह के लिए सुरंगों का निर्माण कर रही उत्तर कोरिया कंपनी का नाम है कोमेट। हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह की इन सुरंगों के लोकेशन के बारे में इजरायली सेना को पता नहीं है। सुरंगों में उत्तर कोरिया के रडार और डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुके हैं। इन सुरंगों में उत्तर कोरिया और ईरान से आए अत्याधुनिक और जो ड्रोन्स हैं, गोला बारूद हैं, वो भी रखे हैं। इधर उत्तर कोरिया की यही वो सैन्य मदद है जिसके चलते हिजबुल्लाह फिर ताकतवर बन गया है। हिजबुल्लाह अब उत्तर कोरिया के हथियारों से हमले कर रहा है। इजरायल के सामने मुश्किल यह है कि उसके एयर डिफेंस उत्तर कोरिया के हथियारों को ना तो पकड़ पा रहे हैं और ना ही रोक पा रहे हैं। किम की मदद से हिजबुल्लाह न सिर्फ शक्तिशाली हो गया है, बल्कि इजरायल में उसके हमले भी सटीक हो गए हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक रूस की रणनीति के तहत ही उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है। दरअसल ट्रंप के आने के बाद शांति वार्ता और युद्ध विराम की जो संभावनाएं बन रही हैं, उसमें पुतिन अपना रोल बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए पुतिन अमेरिका विरोधी ताकतों को उत्तर कोरिया की मदद से मजबूत कर रहे हैं। किम की मदद से हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हुआ तो इजरायली सेना उसे कमजोर करने के लिए फिर से नया सैन्य अभियान शुरू कर देगी। इजरायल अब हिजबुल्लाह के उन सुरंगों को ढूंढ रहा है जिसे उत्तर कोरिया की मदद से बनाया गया है। लेबनान के तायरे में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। तायरे में ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस सेंटर को जला दिया। इजरायल की बमबारी में सिर्फ तायरे में ही हिजबुल्लाह के 13 लड़ाके मारे गए। बैरूत के दाहिया में इजरायल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी 9 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। दक्षिणी बैरूत में इजरायल ने एक के बाद एक लगातार 12 बमबारी की। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स जबरदस्त बमबारी कर रही है। माना जा रहा है कि किम की मदद के कारण इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग और भड़कने जा रही है। पुतिन और किम जिस तरह से अरब में जंग की आग को भड़का रहे हैं, वो रूस और अमेरिका में महायुद्ध का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने 60 रॉकेट फायर किए हैं। हिजब के हमले से कई शहरों में आग लग गई है। ईरान के
सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को तबाह करने के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें इजराइल की घेराबंदी करके उस पर ईरानी प्रॉक्सी संगठन हमला करे। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी गुटों को न सिर्फ हथियार दिए जा रहे हैं बल्कि IRGC ने ऑपरेशन की कमांड संभाल ली है। इजराइल पर 4 फ्रंट से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल लगातार सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ठिकाने तबाह कर रहा है, लेकिन उसे सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अमेरिका से डिफेंस सिस्टम की खेप मिलने का भरोसा पेंटागन से मिल गया है। यानी इजराइल एक सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करके ईरानी प्रॉक्सी से लंबे युद्ध की तैयारी में है। इसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। यानी अब अरब में नए पैटर्न का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है जिसमें ईरान समर्थित संगठन फ्रंट लाइन पर आ सकते हैं। इजराइल बड़े संकट में घिर गया है। हमास लड़ाके गोरिल्ला वार कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने उत्तरी बॉर्डर पर तबाही मचाई हुई है। सीरिया से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। यमन से हूती इजराइल के पोर्ट पर मिसाइल हमले कर रहा है। ईरानी प्रॉक्सी संगठन हमलावर हो उठे हैं। इसके पीछे की वजह जान लीजिए। पहली वजह है ईरान से ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेजे जा रहे हैं। दूसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों को रूस का वैगनर ग्रुप ट्रेनिंग दे रहा है। तीसरी वजह है ईरान में भी हाईटेक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। चौथी वजह है IRGC ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। पांचवी वजह है सारे प्रॉक्सी संगठन एकजुट होकर एक साथ हमले कर रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के निशाने पर न सिर्फ इजराइल है बल्कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी रॉकेट से हमले कर रहे हैं। खामेनेई ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें ईरानी प्रॉक्सी फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे जबकि ईरान उन्हें बैकअप सपोर्ट देता रहेगा। यही वजह है कि सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ गए हैं। उधर इजराइल ने कई ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं जबकि अमेरिका से नैसम्स और पैट्रियट की बड़ी खेप मांगी गई। पिछले कुछ वक्त में ईरानी प्रॉक्सी के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है, जिसमें प्रॉक्सी न सिर्फ रॉकेट बल्कि मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमला ठीक वैसा ही होगा जैसे ईरान ने इजराइल को दहलाया था। मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को मिसाइल की बड़ी खेप सप्लाई कर दी है, जिसमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 1 और शहाब 2 के अलावा फतेह 110 और फतेह 313 शामिल हैं। इसके अलावा जिहाद, जुल्फिकार, इसाद, इमाद, गदर के साथ सेजिल और रिजवान हैं, जबकि क्रूज मिसाइल में या अली, पावेह, नूर, हैदर और आसिफ है। ईरान ने फतह मिसाइल की एक खेप कतायब हिजबुल्लाह को भेजी है जो इराक से सीरिया होते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पहुंचाई जा रही है। हूती को ईरान से एंटी शिप मिसाइलें दी गई हैं जिससे टास्क फोर्स और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला किया जा सके। इसके अलावा इजराइल के पोर्ट और सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए मीडियम रेंज की मिसाइलें दी जा रही हैं। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह के जरिए हूती बड़ा हमला कर सकता है।
इन मिसाइल हमलों के आगे इजराइल बेहद बेबस नजर आ रहा है। उसने अमेरिका से थार्ड के अलावा दूसरे डिफेंस सिस्टम मांगे हैं जिससे अपने सैन्य ठिकानों पर 3 लेयर चक्रव्यूह तैयार कर सके। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से अरब को लेकर अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसमें यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियार रोककर इजराइल को दिए जा सकते हैं। जिससे इजराइल की सुरक्षा मजबूत की जा सके। दूसरी तरफ ईरान के पास युद्धपोत तैनात करके अमेरिका उससे धमकाने की तैयारी में है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के नेवल पोर्ट हैं क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खमेनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं क्योंकि वहीं से ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान से हथियार प्रॉक्सी गुटों को भेजे जा रहे हैं, जिनके दम पर वो हमले कर रहे हैं। हूती ने इन्हीं हथियारों से अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया। हालांकि कई हथियार ईरान को रूस से मिले हैं, जिनमें S-400 और इस्कंदर मिसाइल शामिल हैं। जिन्हें ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा के लिए लगा दिया है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल मिसाइल हमलों से डिफेंसिव मोड में आ चुका है। उसने अमेरिका से NASAM पैट्रियट सिस्टम मंगाए हैं, जबकि थार्ड पहले ही उससे मिल चुका है। अब पेंटागन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इजराइल से यूक्रेन भेजी गई पैट्रियट की बैटरी को वापस इजराइल लाया जाएगा। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा में NASAMS को भी लगाने की तैयारी है। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बीती रात यमन से हूती ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। हमला सीरिया में ईरान के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमले का बदला लेने के लिए किया गया। ये उसी हमले का वीडियो है। रात के अंधेरे में यह हमला किया गया। इजराइल ने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को तहस नहस कर दिया था। जिस जगह हमला हुआ वहां ईरानी मिसाइल के कलपुर्जे अलग अलग रूट से लाए जाते थे और वहां उन्हें जोड़ा जाता था। मोसाद के पास खुफिया जानकारी है कि सिर्फ एक ही रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि सीरिया में कई ऐसे खुफिया ठिकाने हैं जहां ईरान से लाए हथियार रखे जाते हैं और वहां से उन्हें लेबनान भेजा जाता है। मोसाद के इनपुट के बावजूद आईडीएफ हथियारों की सप्लाई नहीं रोक पा रहा है। इसलिए इजराइल ने पहले हमले रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत करने का ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें अमेरिका उसकी मदद करने में जुट गया है। साथ ही ईरान के मंसूबे को रौंदने के लिए उस पर हमला भी किया जा सकता है। इसके लिए बेंजामिन और ट्रंप में सीक्रेट संधि हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तेल अवीव में भी हिज़्ब का हमला हुआ है। तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया गया है। हिज़्ब का ड्रोन हमला सफल रहा। इजरायली एयर डिफेंस नाकाम रहे।
बीते 4 महीने में 3 बार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। हर बार शक की सुई ईरान पर उठी, लेकिन अब यह शक यकीन में बदल गया है। हाल ही में आई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने ट्रंप की हत्या का जाल बुना था और इसकी तैयारी तेहरान में की गई थी और न्यूयॉर्क से इसे अंजाम दिया जाना था। लेकिन इससे पहले ही FBI ने पूरे षड्यंत्र को डिकोड कर दिया। अब ईरान को डर है कि इस खुलासे के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में खमेनेई ने अभी से अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तारीख 13 जुलाई 2024, जगह पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप यहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी एक गोली ट्रंप के बेहद करीब से गुजरी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप को मारने की सबसे पहली कोशिश थी। इसके बाद 2 बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन हर बार हत्यारे नाकाम रहे। अब तक ट्रंप की हत्या की कोशिश में ईरान पर शक था, लेकिन अब यह शक यकीन में बदल गया है। FBI की रिपोर्ट में ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ईरान ट्रंप की हत्या करवाना चाहता था, जिसके लिए 2 प्लान तैयार किए गए थे। प्लान ए, सितंबर में ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। IRGC ने फरहाद शकेरी को हत्या का जिम्मा सौंपा था। प्लान बी, अगर प्लान ए सफल नहीं हुआ तो चुनाव तक ऑपरेशन रोकने के लिए कहा गया था। ईरान को आशंका थी कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हारने के बाद हत्या करने का आदेश था। हालांकि FBI की रिपोर्ट में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि ट्रंप पर हुए 3 हमलों में ईरान का हाथ था, लेकिन यह तय है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाना चाहता था और IRGC अधिकारियों ने ट्रंप की हत्या की सुपारी भी दी थी। FBI का दावा है कि IRGC ने ट्रंप की हत्या का जिम्मा फरहाद शकेरी को सौंपा था। फरहाद शकेरी ईरान के तेहरान शहर में रहता है। फरहाद शकेरी ने इस काम के लिए न्यूयॉर्क में रहने वाले कार्लिस के रिवेरा और जोनाथन लोड होल्ट को सुपारी दी थी। हालांकि वक्त रहते दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI के इन दावों का आधार खुद फरहाद शकेरी है। दावा है कि ये सभी बातें फरहाद शकेरी ने फोन पर हुई बातचीत में कबूल की हैं। FBI ने शकेरी से फोन पर करीब 5 बार बात की है और शकेरी ने IRGC अधिकारियों से मुलाकात की बात को स्वीकार किया है। दरअसल ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिसकी वजह कासिम सुलेमानी की हत्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के एटमी ठिकानों पर हमलों का भी पक्षधर माना जाता है। ऐसे में ईरान किसी भी हालत में ट्रंप को जिंदा नहीं रहने देना चाहता। लेकिन सवाल है कि ईरान ने ट्रंप की हत्या का जिम्मा फरहाद शकेरी को ही क्यों सौंपा। दरअसल इसकी वजह शकेरी का अमेरिका से पुराना नाता है। 51 साल का शकेरी एक अफगान नागरिक है। बचपन में शकेरी अमेरिका आ गया था। डकैती के आरोप में वो 14 साल जेल में रहा। 2008 में अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। फिलहाल वो ईरान में रहकर अपना गिरोह चलाता है। अमेरिका में भी शकेरी का गैंग एक्टिव है। हालांकि शकेरी के टारगेट पर सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि एक ईरानी अमेरिकी पत्रकार मसीह अली निजात भी थी। इस षड्यंत्र के खुलासे के बाद ईरानी सरकार में भय है। ऐसे में उसने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उसे डर है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में दावा है कि ईरान ने अपनी एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे शाहरुद स्पेस सेंटर से दागा गया। हालांकि ईरान ने इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह ईरान का ICBM मिसाइल टेस्ट हो सकता है।
दरअसल ईरान लंबे वक्त से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है। ईरान की इस ICBM परियोजना का नाम प्रोजेक्ट कोसार है। दावा है कि ईरानी मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। कोसार ईरान का बेहद खुफिया प्रोजेक्ट है। आज तक ईरान ने कभी सार्वजनिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया। इसका जिक्र सिर्फ कुछ किताबों और सीक्रेट रिपोर्ट्स में ही मिलता है। दरअसल ईरान से अमेरिका की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर है। ऐसे में ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिससे वो अमेरिका को दहला सके और इसीलिए ईरान जल्द से जल्द ICBM मिसाइल तैयार करना चाहता है ताकि ICBM का डर दिखाकर वो अमेरिका को उसकी हद में रख सके। माना जा रहा है कि ईरान ICBM का डर दिखाकर अमेरिका को डराना चाहता है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस टेस्ट को लेकर दो और दावे कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल खुर्रमशहर 4 का परीक्षण हो सकता है। वहीं इसे ईरान की एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी माना जा रहा है, जिसका मकसद इजरायली जासूसी सैटेलाइट को तबाह करना है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस खुलासे के बाद ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। IRGC चीफ हुसैन सलामी ने धमकी भरा बयान जारी किया है। IRGC जनरल की ये चेतावनी अमेरिका के लिए मानी जा रही है। एक तरफ ईरान चेतावनी जारी कर रहा है तो वहीं ट्रंप से जुड़ी साजिश को लेकर सभी दावों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसे मोसाद की खुराफात बता रहा है। ईरान ने अपने बयान में कहा है, ये आरोप बेबुनियाद है। क्या मोसाद ट्रंप को इतना विश्वास दिला सकता है कि ईरान उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है? ईरान भले इसे मोसाद की साजिश करार दे, लेकिन अमेरिका को खामनेई पर 1% भी यकीन नहीं। ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा में रोबो डॉग्स तैनात किए गए हैं। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो रिजॉर्ट पर रोबो डॉग्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिन्हें बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी ने बनाया है। दावा है कि ये रोबो डॉग्स आम कुत्तों से 10 गुना तेज हैं और हर हलचल जल्दी भांप लेते हैं। इधर ट्रंप की सुरक्षा और मजबूत की गई है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ कड़े एक्शन की संभावना जताई जाने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक्शन लिया जा सकता है। ईरान से व्यापार को लेकर भी नए नियम बनाए जा सकते हैं। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर वो सत्ता में आए तो ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। इस नए षड्यंत्र के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि ट्रंप काल ईरान के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। ऐसे में दुनिया में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हाइफा में कई धमाके हुए हैं। IDF बेस के पास कई रॉकेट ब्लास्ट हुए हैं। इसके हमले से लगा है आपातकाल। वाह वाह वाह, एलोहिम एलोहिम इज़ मज़ाल, एलोहिम एलोहिम। इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। इसीलिए ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ये माना जा रहा था कि पुतिन और ट्रंप के बीच केमिस्ट्री अच्छी होगी और युद्ध विराम का रास्ता खुलेगा। लेकिन अब ब्रिटेन की एक खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि ट्रंप युद्ध रुकवाने का नहीं बल्कि पुतिन को मजबूर करने की, घुटनों पर लाने की महाविनाशक तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ऐसा खतरनाक निर्णय ले सकते हैं जिसे लेने की हिम्मत जो बाइडेन भी नहीं कर पाए। और इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि ट्रंप के करीब रहे और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख ने कौन सा सनसनीखेज खुलासा किया है।
क्या पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में जल्दबाजी कर दी? क्या ट्रंप पुतिन को बाइडेन से भी बड़ी टेंशन देने वाले हैं? क्या ट्रंप का युद्ध विराम वाला वादा रूस पर भारी पड़ने वाला है? क्या 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप यूक्रेन के समर्थन में और रूस के खिलाफ वो मुश्किल फैसला करने वाले हैं जिसे करने की हिम्मत जो बाइडेन नहीं कर पाए? डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के बाद रूस को कोई राहत नहीं मिलने वाली, बल्कि पुतिन की परेशानी 100 गुना और बढ़ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को युद्ध विराम पर मजबूर कर देने के खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एक्स चीफ ने किया है। MI6 के पूर्व प्रमुख सर रिचर्ड डियलोव ने दावा किया है कि राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति देने वाले हैं। अगर यूक्रेन को जंग में रूस के खिलाफ लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल करने की खुली छूट मिली तो सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के हर शहर में नेटो का बारूद बरसेगा। ऐसा नहीं है कि अभी यूक्रेन के पास अमेरिका की दी हुई लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन ने जंग में उनका इस्तेमाल नहीं किया। यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलें हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ने के डर से अमेरिका ने इनके सीमित दायरे में ही इस्तेमाल की अनुमति दी है। अभी तक यूक्रेन की सेना ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ क्रीमिया और उन इलाकों में कर रही है जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी तक रूस के किसी भी बड़े शहर पर अमेरिका या नेटो की विनाशकारी मिसाइलों ने वैसी तबाही नहीं मचाई जैसी तबाही रूस की मिसाइलें कीव से लेकर खार्किव तक मचा चुकी हैं। ज़ेलेंस्की कई बार रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को खुला समर्थन दे रहे जो बाइडेन भी रूस के बड़े शहरों पर नेटो की लंबी दूरी वाली मिसाइलें दागने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि जिस दिन मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, वोल्गोग्राद या कजान जैसे रूस के बड़े शहरों पर अमेरिका या नेटो देशों की मिसाइलों की बारिश हो गई, उसी दिन रूस यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। लेकिन क्या ट्रंप युद्ध खत्म करवाने के लिए वो महाविनाशकारी फैसला ले सकते हैं जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म करवाने के लिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने लिया था? एटम बम के इस्तेमाल से जापान को खाक कर देने का फैसला। यह अंदेशा इसलिए है क्योंकि रूस की सीमा के नजदीक फिनलैंड में अमेरिका के एटमी क्षमता से लैस B-52 बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं। फिनलैंड में रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक F/A-18 हॉर्नेट फाइटर जेट के साथ उड़ान भरते अमेरिका के B-52 बॉम्बर का ये सबसे नया वीडियो खुद नेटो ने जारी किया है। लेकिन इस बॉम्बर को देखकर रूस की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ये कोई आम बॉम्बर नहीं है। ये रूस को सीधे सीधे एटमी हमले की धमकी है। अमेरिका के पास 76 B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर का मजबूत बेड़ा है, लेकिन इनमें 46 ऐसे हैं जो एटम बम के वॉरहेड वाली AGM-86B एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं। फिनलैंड के ऊपर अमेरिका के जो B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं, वो एटम बम ले जाने की क्षमता रखने वाले इन्हीं 46 अमेरिकी बॉम्बर्स में से एक हैं। फिनलैंड और स्वीडन नेटो के सबसे नए सदस्य हैं। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार और न्यूक्लियर बॉम्बर से फिनलैंड में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
5 नवंबर को पहली बार फिनलैंड के ऊपर फिनिश एयरफोर्स के FA-18 फाइटर जेट के साथ अमेरिकी वायुसेना के B-52H परमाणु बॉम्बर ने उड़ान भरी। अमेरिका के B-52H बॉम्बर ने उत्तर से नॉर्डिक देश में प्रवेश किया और बोथनिया की खाड़ी के रास्ते बाहर निकल गया। 2 दिन बाद यानी 7 नवंबर को एक बार फिर फिनलैंड के ऊपर फिनिश वायुसेना के FA-18 लड़ाकू जेट और स्वीडिश JS-39 लड़ाकू जेट के अमेरिका के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर ने रूस की सीमा के पास उड़ान भरी। ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद यह माना जा रहा था कि पुतिन और ट्रंप के बीच केमिस्ट्री अच्छी होगी और युद्ध विराम की ओर जंग जाएगी। इसके लिए ट्रंप की एक युद्ध योजना लीक हुई थी। इस योजना में रूस और यूक्रेन के बीच 800 मील का बफर जोन लागू करने और 20 साल तक यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन MI6 के एक्स चीफ के नए खुलासे के मुताबिक टीम ट्रंप युद्ध विराम के बजाय रूस के साथ आर पार पर विचार कर रही है और इसीलिए ट्रंप के चुनाव जीतते ही पेंटागन ने पुतिन को तबाही का ट्रेलर दिखाकर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका के B-52H परमाणु बॉम्बर के जवाब में रूस ने भी अपने बाहुबली Su-57 की उड़ान दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सर्दियों से पहले पुतिन यूक्रेन का सरेंडर कराने के प्लान पर काम कर रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने की तैयारी है। उसके साथ ही काले सागर से यूक्रेन का कनेक्शन काटने का भी प्लान है। हमले शुरू हो गए हैं। पुतिन की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। साथ ही कुर्स्क और काले सागर में घेराबंदी करके यूक्रेनी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया जा रहा है और इसके लिए क्रेमलिन ने एक समय सीमा तय की है, यानी ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अमेरिका से हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा कभी भी हो सकता है। एक साथ 3 मोर्चों पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। रूस का प्लान है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन को बैकफुट पर लाया जाए, जिससे ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाए। ओडेसा पोर्ट पर तबाही, कुर्स्क में स्पेशल ऑपरेशन, काला सागर में रूस की घेराबंदी। इन 3 फ्रंट पर रूस का पूरा फोकस है। दरअसल रूस चाहता है कि क्रीमिया पर यूक्रेन हमले ना कर पाए, इसलिए वो काला सागर में एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिससे यूक्रेन के सी ड्रोन और कॉम्बैट बोट क्रीमिया तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा ओडेसा पर हमला करके रूस काला सागर से लिंक पोर्ट को पूरी तरह तबाह कर देगा, जिससे काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर इन दोनों जगहों पर रूस ने हमला किया तो यूक्रेन को अपनी सेना ओडेसा को बचाने के लिए लगानी पड़ेगी। ऐसे में रूस के पास मौका है कि वो कुर्स्क से यूक्रेन का कब्जा हटा सके। यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसे खत्म करने के लिए सर्दियों से पहले का टारगेट रखा गया है, यानी रूस कम वक्त में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। हालांकि रूस ने लगातार तीसरे दिन ओडेसा पर हमला करके अपने ऑपरेशन का पहला चरण खत्म कर दिया है। दरअसल ये हमले रूस की कारोबारी और सैन्य मंसूबे को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं। अगर काला सागर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया तो पूर्वी यूरोप का सप्लाई रूट पूरी तरह कट जाएगा। फिर नेटो को बैकफुट पर आना पड़ सकता है।
ये यूक्रेन पर कामिकाज़े ड्रोन शाहिद के हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में हमला किया गया। तेज विस्फोट के साथ एक प्रशासनिक इमारत उड़ा दी गई। रूस ने ओडेसा के स्कूल पर भी हमला किया, जिसमें स्कूल की इमारत को नुकसान हुआ। जिस जगह हमला हुआ वहां कोई मौजूद नहीं था। ओडेसा के बीच बाजार में मिसाइल गिरी, जिससे आग लग गई। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये ओडेसा का रिहायशी इलाका है। इसी तरह के हमले यूक्रेन में जगह जगह किए जा रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की घबराकर सरेंडर कर दे। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अमेरिका से मदद मिलती रहेगी। यानी रूस उन तमाम इलाकों से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने में जुटा है जहां वो आगे बढ़ रहे हैं। रूस ने कई इलाकों में रूसी फ्लैग लहरा दिया है। अब पुतिन की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है, जिससे सर्दियों से पहले यूक्रेन का संपूर्ण संहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा युद्ध अब बेहद विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल गाजा में शांति वार्ता का आखिरी रास्ता अब बंद हो चुका है। मध्यस्थता की कोशिश में लगे कतर ने हमास को अपना राजनयिक कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है और साथ ही हमास नेताओं को देश छोड़ने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब गाजा युद्ध अंतहीन हो चुका है? इस पर यह रिपोर्ट देखिए। गाजा में बरसता ये इजरायली बारूद कब रुकेगा, अब कोई नहीं जानता। गाजा की धरती को रौंदते ये इजरायली टैंक कब लौटेंगे, इसका जवाब अब किसी के पास नहीं। इसकी वजह है गाजा युद्ध का अंतहीन होना। गाजा की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां से उसका कोई अंत नहीं। दरअसल गाजा में सीज़फायर का आखिरी रास्ता भी अब बंद हो गया है। कतर ने हमास को अपना राजनयिक कार्यालय बंद करने के लिए कहा है। हमास के नेताओं को भी कतर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इसे लेकर 28 अक्टूबर को हमास को नोटिस जारी किया गया था। दरअसल कतर उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसके हमास से अच्छे संबंध थे। न सिर्फ संबंध थे बल्कि हमास के कई लीडर्स भी दोहा में शरण लेकर रह रहे थे। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले के बाद अमेरिका कतर से बातचीत कर रहा था। अमेरिका ने उसी वक्त कतर सरकार को हमास को निकालने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद अमेरिका शांत हो गया था क्योंकि उसे कतर के जरिए युद्ध विराम की उम्मीद थी। लेकिन 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद अमेरिका मान चुका है कि अब कतर के रास्ते गाजा के मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अमेरिका ने कतर से आग्रह किया था कि वो हमास को अपने देश से निष्कासित कर दे, और अब कतर ने अमेरिका का ये आग्रह स्वीकार कर लिया है। हमास की सुरंगों में अब भी 101 इजरायली बंधक कैद हैं। अब कतर के इस कदम के बाद युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का रास्ता भी लगभग बंद हो गया है। दूसरी ओर कतर के इस आदेश के बाद गाजा में जंग और भड़क गई है। हमास ने इजरायली ग्राउंड फोर्स पर हमले तेज कर दिए हैं। ये उत्तरी गाजा से आया सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है एक हमास लड़ाका सड़क पर बूबी ट्रैप लगाता है, जिसमें फंसकर इजराइल का मरकावा टैंक तबाह हो जाता है। हमास ने अब इस तरह के हमले तेज कर दिए हैं। खासकर जबालिया में ग्राउंड ऑपरेशन में लगे इजरायली सैनिकों पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं।
हमास की आक्रामक तेवरों के बाद इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। बीते 24 घंटे में 2 UNRWA स्कूल पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। जबालिया में इजराइल ने हमास के 3 ठिकानों पर बमबारी की, वहीं राफा में 2 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए। साफ है, कतर के इस कदम के बाद गाजा की जंग बेलगाम हो चुकी है। इजराइल हो या हमास, दोनों को अब रोकने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2 दिन पहले नीदरलैंड्स में हुए एक फुटबॉल मैच के बाद फिलिस्तीन समर्थक और मैकाबी फुटबॉल टीम के इजरायली समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। एम्स्टरडैम की सड़कों पर यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नीदरलैंड्स में यहूदियों पर हमले की घटना का बदला इजरायल ने एम्स्टरडैम 3,300 किलोमीटर दूर जाकर लिया है और साथ ही खंडहर हो चुके गाजा को एम्स्टरडैम का आफ्टर इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में 7 नवंबर को हुए एक फुटबॉल मैच के दौरान फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्टेडियम के बाहर भी मारपीट हुई। इस झड़प में इजराइल के 12 नागरिक घायल हो गए। लेकिन घटना के 2 दिन बाद एम्स्टरडैम से 3,300 किलोमीटर दूर गाजा में हमले का आफ्टर इफेक्ट दिखाई दिया। फिलिस्तीन समर्थकों ने एम्स्टरडैम में इजरायली समर्थकों के साथ मारपीट की और इजराइल ने यह गुस्सा खंडहर हो चुके गाजा के घरों को खाक में मिलाकर निकाला। इजराइल के सैनिकों ने गाजा में खंडहर हो गए घर जला दिए। युद्ध शुरू होने के 1 साल बाद ये गाजा की सबसे नई तस्वीर है, जहां सिर्फ मलबा बाकी बचा है। एम्स्टरडैम में यहूदियों पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू और इजराइल के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने तुरंत 2 विशेष विमान भेजकर इजरायली नागरिकों को नीदरलैंड से वापस तेल अवीव बुला लिया। एम्स्टरडैम में हिंसा शुरू कैसे हुई, इसका एक वीडियो सामने आया है। And this an eyewitness video. इस वीडियो में स्टेडियम के बाहर फिलिस्तीन समर्थक इकट्ठा होते और स्टेडियम से बाहर निकलते लोगों पर हमला करते दिख रहे हैं। इजराइल के नागरिक वापस तेल अवीव पहुंच गए हैं, लेकिन हिंसा के सबूत सामने आने के बाद नीदरलैंड्स में फिलिस्तीन समर्थकों की मुसीबत बढ़ गई है। नीदरलैंड्स की पुलिस हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। अब तक करीब 75 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नीदरलैंड सरकार ने एम्स्टरडैम में अगले 3 दिनों तक किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। दरअसल फुटबॉल की यूरोपा लीग चल रही है। 7 नवंबर को लीग में एजाक्स और मैकाबी तेल अवीव के बीच मैच हुआ। एजाक्स एम्स्टरडैम का फुटबॉल क्लब है, वहीं मैकाबी तेल अवीव इजराइल का। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें इजरायली फैंस फिलिस्तीन देशों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी के बाद तनाव बढ़ गया और हिंसा हुई। 4 करोड़ 16 लाख रुपए, जी हाँ, ये पार्किंग फीस है जिसे रूस को चुकाना पड़ा है। जर्मनी ने रूस से 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा की रकम प्लेन पार्किंग के लिए वसूले हैं। तब जाकर रूस के विमान को छोड़ा गया। रूस को ये करोड़ों का नुकसान हुआ है यूक्रेन युद्ध की वजह से। चार करोड़ 16 लाख 11,600 रुपए। ये वो भारी भरकम रकम है जो रूस ने जर्मनी को दी है बतौर पार्किंग फीस। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है। रूस को एक प्लेन की 4 करोड़ से ज्यादा की रकम देनी पड़ी। रूस ने जब यह पार्किंग फीस भरी तभी जर्मनी ने उसके विमान को रूस के लिए उड़ान भरने दिया। 27 फरवरी 2022 यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 3 दिन बाद रूस का एक यात्री विमान सेंट पीटर्सबर्ग से जर्मनी के म्यूनिख पहुंचा था। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो जर्मनी ने रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया।
तब से अब तक रूस का यात्री विमान म्यूनिख के एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा, यानी करीब 2 साल 8 महीने तक। अब जर्मनी ने प्लेन की पार्किंग के लिए रूस से 4,16,11,600 रुपए वसूले हैं। ये पार्किंग फीस 834 दिनों के लिए ली गई है। रूस ने यह भारी भरकम रकम दी, तब उसे उसका विमान सौंपा गया। इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी पार्किंग फीस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।